हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता शिक्षा चैनल पे। और इंग्लिश पढ़ने वाले सभी बच्चों को मैं तहे दिल से नए सत्र की शुभकामनाएं देती हूं। और छठी से लेके 12वीं क्लास तक का जो अभी आपका आरबीएसई का एनसीईआरटी का नया एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आ गया उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं आपकी उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। 6, 7, 8, 9 और 11th की बुक्स तो लास्ट ईयर जो आई थी वही बुक्स इस सत्र में भी चलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये चैप्टर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है और इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी अपनी दादी जी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सभी के घर में दादा दादी नाना नानी कुछ कोई ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो खुशवंत सिंह जी की अपनी दादी जी के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा, और वो अपनी दादी जी के साथ कितना खुश रहते थे वो भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि मेरी जो दादी जी हैं वो बाकी जैसे सब लोगों की दादियाँ होती हैं वैसी ही थी, और लेकिन मैंने जब से उनको देखा है, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं 20 साल से देख रहा हूँ उनको, वो वैसी ही दिखाई देती हैं। उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि एक बूढ़े आदमी का होता है, और 20 साल से वो एक ही स्टेज पे स्टेबल है, यानी उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं वो बूढ़ी हैं। 20 साल से मैं उनको सेम टू सेम ऐसा ही देख रहा हूँ, जिसमें कोई किसी तरह का कोई बदलाव मैंने नहीं देखा। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि वो किसी ज़माने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनके हस्बैंड भी थे, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन मेरे लिए इस चीज़ को विश्वास करना बहुत मुश्किल है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece or in the drawing room. वो कहते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं उनका जो चित्र है, पोर्ट्रेट यानी चित्र जो है वो हंग यानी टंगा हुआ है मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो ड्राइंग रूम है हमारा उस कमरे में जहाँ पे एक फायर प्लेस होती है जिसमें सर्दियों के टाइम पे हम आग जला के बैठते हैं, उसके जो बाहर की जो कवरिंग है उसको उसके लिए मेंटल पीस यहाँ पे यूज़ किया है। उसके ऊपर मेरे दादाजी की दीवार के ऊपर एक पोर्ट्रेट बनी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने एक सिर के ऊपर पगड़ी बांध रखी है और उनके कपड़े जो हैं वो एकदम लूज फिटिंग के हैं, यानी टाइट नहीं है, लूज हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और जो उनकी दाढ़ी है वो सफ़ेद रंग की है और उसने उनकी छाती तक वो दाढ़ी आई हुई है, और वो दिखने से ऐसा लगता है कि कम से कम 100 साल तो उनकी उम्र इसमें दिखाई ही देती है। 100 साल से कम के तो वो बिल्कुल भी नहीं लगते। He did not look the sort of person ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देख के भी ऐसा नहीं लगता कि उनके पत्नी रही होगी और बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। बस उनकी जो अगर फ़ोटो को देखें तो ऐसा लगता है उनके बहुत सारे बहुत 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 सारे पोता पोती ज़रूर रहे होंगे। जो उनका चित्र है जिसको देख के उनकी उम्र का अंदाज़ा लेखक जो हैं वो लगा रहे हैं। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। कि ये जो विचार है मेरे दिमाग में जब मैंने सुना कि भाई मेरी जो दादी जी हैं वो किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत और जवान रही थी, तो ये जो विचार है ये मेरे दिमाग में एक विद्रोह पैदा करता है, रिवोल्टिंग है ये थॉट, यानी विचार रिवोल्ट हो रहा है, यानी बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं हूँ। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हम प्राय ऑफन यानी प्राय हमें ये बताती हैं कि वो जब बच्ची थी तो किस तरह के वो खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका।
तो हमें उनकी बातें जो हैं वो बहुत बेतुकी सी लगती हैं एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके जो पर्सनालिटी है जिस जो उसके साथ वो मैच भी नहीं करती। थोड़ा अभद्र सा लगता है जब वो इस तरह की बात करती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, और उनकी बातों को हम किस तरह से लेते हैं, जिस तरह से वो हमें कहानियाँ सुनाती हैं वैसे ही हमें लगता है कि जो वो हमें बता रही हैं वो भी एक पैगंबरों की दंत कथा की तरह हमें ऐसे लगती है। तो विश्वास करना मुश्किल है कि वो भी कभी बच्ची रही होंगी, खेलती होंगी, या उनके पति रहे होंगे, और वो खूबसूरत थी। जो अभी जो उनका झुर्रियों भरा चेहरा जो मैं देखता आ रहा हूँ 20 साल से, उससे अलग मैं कल्पना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये लेखक हमें बता रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो जब से मैंने उनको देखा है हमेशा ऐसा ही देखा है कि वो थोड़ी हाइट में कम है, थोड़ी सी मोटी हैं और थोड़ी सी झुकी हुई हैं। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो चेहरा है वो ऐसे लगता है कि जैसे झुर्रियाँ जो हैं वो एक कोने से दूसरे कोने तक गई हुई हैं, मिली हुई हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्रिस क्रॉस हो रखा है, यानी कट ऑफ, जैसे कोई चीज़ को हम काट देते हैं लाइनों से, एक लाइन से दूसरी लाइन, उस तरह से रिंकल्स से उनका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा ढका हुआ सा है। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। तो मुझे यकीन है, सर्टेन यानी लेखक इस बात के लिए कह रहे हैं कि मुझे ये यकीन है कि जैसा मैंने अभी उनको देखा है वो हमेशा से ऐसी ही रही होंगी। ओल्ड यानी कैसी रही होंगी कि वो उनको एक ओल्ड लेडी की तरह ही उन्होंने देखा है, तो वो कहते हैं वो ऐसी ही रही होंगी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि मतलब वो इतनी ओल्ड लग रही हैं लेखक को कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी बूढ़ी मैंने अभी उनको देखा है उससे ज़्यादा वो बूढ़ी और हो भी नहीं सकती। तो जैसी हैं उतनी ही वो स्टेबल सी उनको लग रही हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मुझे लग रहा है इसी उम्र में 20 साल से वो उनकी जो एज है वो एक जगह रुक गई है, थम सी गई है, क्योंकि वो मुझे वैसी की वैसी लग रही है। 20 साल पहले भी वैसी लगती थी और आज भी वैसी ही लगती हैं, झुर्रियों से भरा हुआ उनका चेहरा। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। मेरे लिए ये इमेजिन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि कभी भी वो आकर्षक रही होंगी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत हैं, दिल से वो बहुत खूबसूरत हैं। चेहरे से जो बाहरी खूबसूरती है उसको अंदाज़ा लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वैसे मेरी दादी जो हैं वो बहुत दिल की बहुत अच्छी हैं और वो बहुत खूबसूरत हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी मतलब होता है माला। तो हाँ, शी हॉबल्ड अबाउट यानी कि मैंने उनको देखा है थोड़ा सा, जैसे ना थोड़ा सा लंगड़ा, मतलब थोड़ा सा उछल के लंगड़ा के जैसे चलते हैं ना, उस तरह से। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, और ज़्यादातर मैंने उनको देखा है कि सफ़ेद कपड़ों में उनका जो हाथ है वो हमेशा उनकी कमर पे रहता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर रही हूँ, क्योंकि जो घुटने के नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा उनका हिलता हुआ चलता है, तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा झुकी हुई रहती हैं और कमर पे हाथ रखती हैं। और उनके हाथ में एक बीड्स की माला मैंने हमेशा देखी है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। हर सिल्वर लॉक्स ये जो शब्द है ये उनके बालों के लिए यूज़ किया गया है। वर स्कैटर्ड अनटाइडेडली, अनटाइडली, स्कैटर्ड मतलब तो होता है बिखरे हुए, और अनटाइडली यानी लापरवाह तरीके से। और ओवर हर पेल पकर्ड फेस यानी जो उनका जो सिकुड़ा हुआ सा जो चेहरा है उसके ऊपर वो बाल जो हैं उस तरह से बिखरे रहते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ हैं वो खाली ऐसे हिलते हुए दिखते हैं कि जो वो बोलती हैं वो सुनाई नहीं देता, इनऑडिबल है वो, और हम उसको ढंग से समझ नहीं पाते कि वो क्या प्रेयर बोल रही है, लेकिन ऐसे समझ में आता है कि वो कुछ ना कुछ मुंह में प्रेयर सी बोलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार उनका जो मुंह है, लिप्स हैं, वो चलते रहते हैं। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो अब वो अपनी दादी की खूबसूरती का वर्णन करते हुए कह रहे हैं लेखक कि मेरी जो दादी हैं
वो पक्का खूबसूरत रही होंगी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, यानी जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, भूदृश्य जो होते हैं, धरती की जो खूबसूरत सीनरीज होती हैं माउंटेन पे, उसकी तरह वो रही होंगी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है शांत, और एक्सपेंस यानी प्रसार होना, प्योर यानी वो ऐसा लगता है शांत एकदम खूबसूरती का प्रसार वो करती हैं जहाँ पे भी अगर उनके चेहरे को देखा जाए। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जो ऐसा उनको देख के जैसे वो एकदम चैन की सांस लेती हैं और उनके चेहरे पे हमेशा एक संतोष सा रहता है। तो ये सब चीज़ें देख के लेखक कह रहा है कि हाँ, वास्तव में मेरी जो दादी हैं वो खूबसूरत रही होंगी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। कि एक ऐसा टाइम आया जब लेखक को अपनी दादी जी के साथ रहने का मौका मिला, और वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त बन गए थे। मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे उनके पास में जब वो शहर में रहने के लिए गए, और हम लोग लगातार कॉन्स्टेंटली यानी लगातार हम लोग साथ में, निरंतर हम दोनों साथ ही रहा करते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह उठाती थी और मेरे को स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो कंटिन्यूसली जब मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, तो जो उनकी सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की जो प्रार्थना थी, वो मोनोटोनस थी, और मतलब मेरे को बहुत नीरस लगती थी, मोनोटोनस थी, और नहलाने में और ड्रेस पहनाने में वो गाती रहती थी। वो उनको ये उम्मीद थी, इन द होप, उनको शायद ये उम्मीद थी कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं धीरे धीरे जब उनको बोलते हुए सुनूंगा तो मुझे भी वो याद हो जाएगी और मैं उसको सीख लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनकी प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, और मैंने कभी भी इस चीज़ का बॉदर टू लर्न यानी मैंने कभी भी परवाह नहीं करी कि मैं उसको याद करूँ या सीखूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फिर उसके बाद जब वो मुझे तैयार कर देती थी, उसके बाद में फिर वो एक वुडन स्लेट जिसके ऊपर जो लिखने के काम में आती थी, लकड़ी की स्लेट, उसको तैयार करती थी, उसको येलो चौक से प्लास्टर कर देती थी, यानी उसको येलो चौक से पूरा सही से रब करके, ताकि उसके ऊपर इंक से जब लिखें तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे। और टाइनी अर्दन इंक पॉट यानी टाइनी यानी छोटा सा, अर्दन यानी मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट था जिसमें वो लाल, एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन जो वो साथ में बांध देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, यानी एक बंडल में बांध के वो सारा का सारा मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, यानी जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते थे तो ब्रेकफास्ट में क्या होता था, स्टेल यानी रात की, स्टेल यानी रात की जो रोटी होती थी वो बटर के साथ, विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी को फैलाया हुआ, स्प्रेड यानी फैलाया हुआ होता था। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम दोनों साथ में स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उनकी आदत थी कि वो हमें, मेरे को नाश्ता कराने के बाद में जो बची हुई और रात की जो रोटियां होती थी उनको साथ में ले लेती थी, और गली जो गांव के कुत्ते थे उनको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज शी वॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, कि मेरी जो दादी जी थी वो हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी, क्योंकि जो मेरा विद्यालय था वो बिल्कुल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, अटैच था, बिल्कुल पास में। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी थे वो हमें टॉट अस यानी सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, सारणी वो हमें अल्फ़ाबेट्स के बाद में मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाते थे। तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो किसी भी भाषा के जो शुरू के जो
शब्द होते हैं जिनसे भाषा बाद में सीखी जाती है। जैसे अगर आप इंग्लिश देखो तो उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD। हिंदी में देखो तो आप स्वर और व्यंजन होते हैं। वैसे ही वो हमारे को अल्फ़ाबेट सिखाते थे पहले, फिर मॉर्निंग की प्रेयर्स सिखाते थे। While the children sat in rows, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the स्क्रिप्चर्स। और हम लोग बाहर सब बच्चे जो बैठ के जो वरांडा था, उसका बरामदा जो था, उसके दोनों तरफ बैठ जाते थे और हम लोग वो अल्फ़ाबेट्स गाया करते थे। सब लोग कोरस यानी सब लोग साथ में गाया करते थे। और मेरी जो दादी जी थी वो अंदर पढ़ा करती थी, शास्त्रों को पढ़ा करती थी, शास्त्र पढ़ती रहती थी बैठे बैठे। वी हैड व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड टॉक। जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, यानी मेरा तो स्कूल का और उनके जो शास्त्रों की पढ़ाई थी, जब तक मेरा स्कूल चलता था वो वही पढ़ती रहती थी। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ में ही घर वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब जब हम वहाँ से निकलते थे तो जो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें रास्ते में मिलते थे, टेम्पल के पास में ही। टेम्पल का जो मंदिर का जो द्वार था वहाँ मिलते थे और वो फॉलोड अस यानी पीछे पीछे चलते थे हमारे। जब तक हम घर पहुँचते थे तब तक वो हमारे पीछे पीछे चलते रहते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग मतलब होता है गुर्राते हुए, और फाइटिंग यानी आपस में थोड़ा बहुत जैसे लड़ते हुए, गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे चलते थे। विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू दैम। किस लिए करते थे वो ऐसा कि जो चपाती उनको दादी जी देती थी उसको प्राप्त करने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हम मेरे माता पिता अच्छी तरह से शहर में जब वो सेटअप उन्होंने कर लिया, व्यवस्थाएं पूरी जचा ली, तो उन्होंने मुझे और मेरी दादी को दोनों को बुला लिया, शहर में बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। और वो जो समय था वो एक निर्णायक क्षण था हमारी ज़िंदगी में, यानी एक बड़ा परिवर्तन लेके आया। ऑल्दो हालांकि we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our house. अब थोड़ा सा जो उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसमें क्या चेंज आया कि वो कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, थोड़ा बदलाव आया, बड़ा सा परिवर्तन था कि हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी और मैं। नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी और अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था। यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मोटर बस में अब मैं स्कूल जाने लग गया था, मैं पैदल स्कूल नहीं जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब जो हमारा शहर का घर था उसके आंगन में जो स्पैरोज आती थी यानी गोरैया, जो चिड़ियाएँ आती थी, उनको वो अब खिलाती थी, जो भी उनको रोटी के टुकड़े खिलाने होते थे, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते नहीं थे गलियों में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग आप एक दूसरे को कम देख पाते थे, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहता था और उनका भी एक रूटीन सेट हो गया था। फॉर सम टाइम वी कंटिन्यू टू वॉक, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। तो कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा रूटीन ये रहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो वो मुझे उठाती थी और तैयार भी करती थी, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझे पूछा करती थी कि तुम्हारे टीचर्स ने आज तुम्हें क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स विथ लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और फिर जो मैं अपनी दादी को बताता था कि आज हमें अंग्रेज़ी में कुछ चीज़ें सिखाई हैं और कुछ पाश्चात्य विज्ञान के बारे में भी हमें सिखाया गया है। मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ के सिद्धांत, और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ऐसे ये साइंस के कुछ शब्द थे जो मैंने उनको बताए। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की धरती जो है वो गोल है। इस तरह की बातें मैं उनसे डिस्कस करता था जो भी मैं स्कूल में सीखता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन इन बातों से वो नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई
लेसन्स, क्योंकि वो मेरे को इन लेसन्स में मदद नहीं कर पाती थी तो थोड़ी निराश हो जाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड. क्योंकि वो जो हमारे को स्कूल में अंग्रेजी विद्यालय में जो सिखाया जाता था उससे वो खुश नहीं थी. वो थोड़ी सी व्यथित रहती थी. डिस्ट्रेस्ड यानी व्यथित रहना. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. उनको ऐसा लगता था कि ऐसा क्या विद्यालय है जिसमें भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन हमारे को यह बताया गया कि हम एक दिन हमारे को ये है अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना. दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमारे को संगीत के जो पाठ हैं वो पढ़ाए जाएंगे. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. जब मैंने उनको ये बताया तो वो बड़ी डिस्टर्ब हुई, थोड़ी परेशान हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन. तो उनको उनके जो हिसाब से जो संगीत जो था वो सही नहीं था. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनका ये मानना था कि ये जो संगीत है, मतलब लिविड एसोसिएशन का मतलब होता है अशिष्ट संघ के लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की बातें संगीत वगैरह ये सब सीखते हैं. उनका ये मानना था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैलर्ट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. वो ये मानती थी कि ये जो संगीत है ये एकाधिकार है वैश्याओं का एंड बेगर्स, और जो भिखारी हैं उनका, उनको ही संगीत करना मतलब म्यूज़िक सीखना चाहिए. एंड नॉट मेंट फॉर जनरल फोक. और ये जो है ये ठाकुरों के लिए नहीं बना हुआ. ठाकुरों को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती. उनका ये मानना था कि संगीत हमारे को नहीं सीखना चाहिए. इट्स नॉट अ गुड थिंग. वो अच्छी चीज़ नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो उनके विचार थे, जिस तरह की वो पहले बातें करते थे, उससे लेखक को समझ में आ गया कि वो अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई हैं. उनको ये पसंद नहीं है कि संगीत ठाकुरों को संगीत सीखना चाहिए. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद तो थोड़ा नाराज़ सी रहने लगी. वो बहुत ही रेयरली यानी बहुत कभी कभी मेरे से बात किया करती थी. टॉक टू मी आफ्टर दैट, इस बात के बारे में होने के बाद में. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. कि अब क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और मेरा जब एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, जब मैं विश्वविद्यालय में जाने लग गया, तो फिर मुझे एक अलग से कमरा मिल गया. तो हमारे बीच में जो एक बॉन्ड थी दोनों दादी पोतों के बीच में, वो भी अब धीरे धीरे अलग होने लग गई. यानी हम आपस में एक दूसरे से कट गए. अलग अलग होने का मतलब कि एक कमरे में रहते थे तो फिर भी उनमें थोड़ा सा जुड़ाव था, लेकिन जब कमरे ही अलग हो गए तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहने लग गए वो लोग. तो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन. अब जो मेरी दादी थी उन्होंने क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था. एक्सेप्टेड यानी मान लिया था कि अब उन्हें अकेले ही रहना है, तन्हाई में रहना है. सेक्युलेशन मतलब तन्हाई जो उनको मिली. और एक तरह से जैसे रेजिग्नेशन यानी इस्तीफ़ा, कि उनको ये लगा कि अब हम दोनों एकदम डिफरेंट रहने लग गए. तो उन्होंने इस तन्हाई को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे रह जाऊंगी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब उन्होंने एक दिनचर्या चेंज कर ली कि वो रेयरली यानी कभी मुश्किल से ही अपना जो चरखा था उसको छोड़ा करती थी किसी से बात करने के लिए. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. यानी सुबह से लेके जब सूर्य उगता था तब से लेके सूर्य जब अस्त होता था तब तक, सूर्य उगने से लेके सूर्य अस्त होने तक वो क्या करती थी, खाली बैठ के अपने चरखे को घुमाती रहती थी और अपनी जो प्रार्थनाएं जो हैं उनको बोलती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. और खाली दोपहर में, जब दोपहर का टाइम समय होता था, तब थोड़ा सा वो रिलैक्स करती थी यानी आराम करती थी. फॉर अ वाइल यानी कुछ समय के लिए. टू फीड द स्पैरोज, और वो भी उस समय भी वो क्या करती थी, जब आराम करती थी तो वो जो गौरैया थी, जो चिड़िया थी, उनको खाने के लिए
रोटी देके या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दे के आती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, यानी जो ब्रेड क्रम्स थे, जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको पहले वो तोड़ती थी और फिर उन चिड़िया को देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। तो होता ये था कि जब वो उन गौरैयों को जो ब्रेड के क्रम्स देती थी, तो सच्ची में वो जो पक्षी थे वो हंगामा करने लग जाते थे। बेडलेम ऑफ चर्पिंग्स यानी हंगामा करते थे, और ना उनकी चहचहाने की आवाज़ें सी आती थी, बहुत तेज़ आवाज़ करते थे वो। सम कम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और वो इतने उत्साहित होते थे ये सब देख के कि कुछ तो आके उनके पाँव पे बैठ जाते थे, और अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ जो गौरैया थी वो उनके कंधे पे आके बैठ जाती थी। इवन सम सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे आके बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी। शूट देम यानी भगाना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए अपने पूरे दिन का वो जो आधा घंटा जब वो गौरैयों को ब्रेड खिलाती थी, वो उनके लिए सबसे अच्छा समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने निश्चय किया कि अब मुझे अब्रॉड, बाहर विदेश जाना पड़ेगा फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर यानी आगे की स्टडीज़ यानी शिक्षा के लिए, आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी जी थोड़ा इस चीज़ से निराश होंगी, अपसेट हो जाएंगी, भावुक हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए उनसे दूर चला जाऊँगा। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी तो कुछ बताया नहीं जा सकता थोड़ा, बट माई ग्रैंड मदर कुड, कि उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी थी, तो उसको, लेखक को ये लगा कि पता नहीं 5 साल बाद में जब मैं आऊँगा तब मैं अपनी दादी से मिल पाऊँगा या नहीं, बिकॉज शी वॉज़ वेरी एजड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल भी भावुक ही नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, यानी वो लेखक को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक तो आई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी इमोशन शो ही नहीं किया, यानी किसी तरह का भाव ही नहीं था, उनको ऐसा दिखाया नहीं उन्होंने कि उनको कैसा लग रहा है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो लगातार प्रार्थना में ही चलते जा रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो है वो प्रार्थना में ही गुम हो रखा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी जो माला थी वो उनको घुमाने में, जो उनकी माला थी उसको वो एक 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 करके, जो बीट्स होते हैं जिनको घुमाया जाता है, जप करते हैं जैसे, तो वो उनको घुमा रही थी, मन ही मन में वो कुछ बोले जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और फिर उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो लेखक कह रहे हैं कि चेरिश मतलब था याद रखना। जैसे ही मैं वहाँ से गया, मैंने उनको छोड़ा, अपनी यात्रा शुरू करी, तो मेरी आँखों में जो थी वो थोड़ा मॉइस्ट यानी नम हो जाना, और इम्प्रिंट यानी छाप छोड़ जाना, यानी वो जो लास्ट सीन था उसके दादी और पोते की जो नज़रें मिली थी, शायद वो उनके दिल में एक नम सा एहसास हुआ, एक छाप छोड़ के चला गया। ये जो सीन था, उनको ऐसा लगा कि द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि ये अब हमारा आखिरी कॉन्टैक्ट है, यानी इसके बाद पता नहीं मैं अपनी दादी को देख पाऊँगा या नहीं। तो वो एकदम उनके दिल में वो जो सीन था वो घर कर गया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, कि जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो मेरे को वो स्टेशन पर ही मिली, यानी मुझे वो लेने के लिए भी आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक भी दिन और बूढ़ी हुई नहीं लग रही थी, जैसा मैं छोड़ के गया था बिल्कुल वैसी की वैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने कोई शब्द बोलने में या कुछ टाइम समय ख़राब नहीं किया, और उन्होंने मुझे गले लगाया, क्लास मी इन हर आर्म्स, अपने बाजू में मुझे ले लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मुझे अभी भी महसूस हुआ कि वो मुझे
अपने पास अपनी बाजू में लेते हुए भी उनके मुंह जो थे उसके अंदर से जो प्रार्थनाएं जो थी वो लगातार रिसाइटिंग यानी बोले जा रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer with the frivolous rebukes. अब वो ये कह रहे हैं, लेखक कहता है कि मैं इतने दिनों बाद में आया तो भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जो सबसे अच्छा जो क्षण था, खुशी देने वाला जो उनका था, वो आज के दिन भी उन गौरैयों के साथ ही था जब वो उनको खाना देने गई. विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स यानी एक तुच्छ विद्रोह सा था कि भाई वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को अचानक उनमें एक बदलाव दिखाई दिया. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने जो पड़ोस की जो औरतें थी उनको इकट्ठा किया. नेबरहुड यानी पड़ोस की विमेन यानी औरतों को इकट्ठा किया. एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम ढोल जो था वो कहीं से लेके आ गई और उन्होंने स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ड्रम उठा के लेके आई थी उस ड्रम को उन्होंने बजाना शुरू कर दिया और कई घंटों तक, सेवरल आवर्स यानी कई घंटों तक वो उस ड्रम को बजाती रही, उसके ऊपर मतलब धम 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 करके उसको बजाती रही. और वो जो ड्रम था वो बहुत ही ख़राब स्थिति का ड्रम था. सर जिस इस तरह से गा रही थी जैसे कि कोई योद्धा जब युद्ध जीत के वापस आता है तो उसके घर आने पे जब जिस तरह से नगाड़े बजाए जाते हैं, लोग खुशी मनाते हैं, उस तरह से वो उस ड्रम को बजाई जा रही थी. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उनको रोकना पड़ा कि आप इतना ज़ोर ज़ोर से मत बजाओ, क्योंकि अत्यधिक बल देने से, ओवर स्ट्रेनिंग से क्या होगा कि आप थक जाओगे. परस्यूड यानी राज़ी करना, हमें बहुत मुश्किल हो गया उनको राज़ी करना कि भाई अब दादी जी अब आप रुको, अब इतना ज़्यादा मत करो, नहीं तो आप थक जाओगे. आपको दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार मैंने उनको देखा कि जब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट शी इट वुड गो, तो डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा बुखार है और वो ठीक हो जाएंगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो हैं उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग था. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें कहा कि अब उनका समय नज़दीक आ गया है, यानी कि अब उनको एहसास हो गया था कि अब वो ज़्यादा समय नहीं निकालेंगी. शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time टॉकिंग टू अस. तो उन्होंने कहा मेरा अंत समय आ गया है और अब मैं लगातार प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं अपना समय ख़राब नहीं करना चाहती. और ये एहसास जो उनको हुआ वो उन्होंने हमें बता भी दिया. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, कि हमने उनका इस बात का विरोध किया पर उन्होंने वो हमारी इस बात को वो मतलब जैसे इग्नोर कर दिया, कि ध्यान नहीं दिया, अनभिज्ञ हो गई वो, और उस विरोध को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया. शी ले पीसफुली, वो शांति से लेटी रही इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. तो वो बेड पे बिस्तर पे लेटी रही और वो अपनी जो बीट्स थी उनको घुमाती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल. हम अंदाज़ा मतलब थोड़ा सा हमें कुछ पता चलता, सस्पेक्ट यानी कि संदेह होता, उससे पहले ही हमने देखा कि उनके होठ जो थे वो रुक गए. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनके हाथ से गिर गई. लाइफलेस फिंगर यानी अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके उंगलियों से वो माला नीचे गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. अब हमने देखा कि जो उनका चेहरा था वो बिल्कुल शांत था और हम इस चीज़ को समझ चुके थे कि अब वो उनका अंत समय आ चुका है, वो मर गई हैं, वो अब जिंदा नहीं हैं. वी
लिफ्टेड हर ऑफ एंड एज इज़ कस्टमरी, क्योंकि हमने उनको उठाया, जिस जिस तरह का ये रिवाज था उस तरह से हमने उनको उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और वहाँ से बिस्तर से उठा के जो रिवाज है उसके हिसाब से हमने उनको ज़मीन पे लेटाया और उनको एक लाल रंग के श्राउड से उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी थी, उसको हमने ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। थोड़ा मतलब शोक होने के बाद में हमने सबने अपना अपना शोक व्यक्त किया, हम दुखी थे, पर उसके बाद में हमने उनकी फ्यूनरल की तैयारी करी, उनके दाह संस्कार की तैयारी में हम लोग, अंतिम संस्कार की, फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार की तैयारी में हम लोग जुट गए, उसकी हम अरेंजमेंट्स यानी उसकी हम तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो हम शाम को उनके कमरे में गए और जो ताबूत, जो स्ट्रेचर होता है, उसके ऊपर उनको हमने लेटाया, जो अर्थी होती है उस पर, ताकि अब हम उनका अंतिम समय जो आ चुका था, उस मरी हुई थी वो, और उनका जो शव था उसके दाह संस्कार के लिए हम उनको ले जाने लगी। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। उस जो जब हमने उनकी अर्थी उठा रहे थे उस समय जो नज़ारा था वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी जो रोशनी थी वो एकदम सुनहरी लाइट जो थी वो वहाँ पे बरामदे में पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, और हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आधे बरामदे में जब हम पहुँचे, आधे रास्ते में ही हम वहाँ रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शर्ट। और वहाँ पे फिर हमने जो अर्थी थी उस पर उनको उस बरामदे में उस अर्थी को रख के और उसके ऊपर उनको लेटाया, वहाँ से उठा के जहाँ पे वो उनको पहले हमने ज़मीन पे लेटाया था वहाँ से, विथ स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। और हमने देखा कि उनकी अर्थी के पास में हज़ारों की संख्या में स्पैरोज़ यानी वो जो गौरैया जिनको वो खाना खिलाती थी, वो जो गौरैया थी वो सारी की सारी फैल गई वहाँ चारों तरफ, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी उसके चारों तरफ वो फैल चुकी थी। इतनी स्पैरोज़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी। लेकिन सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये थी, देयर वॉज नो चिरपिंग, कि लेकिन वो चहचहा नहीं रही थी, बिल्कुल शांत थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेश सम ब्रेड फॉर देम। लेकिन हमें बहुत दुख हुआ उन पक्षियों के लिए कि इनको जो रोज़ ब्रेड दाना खिला मतलब ब्रेड खिलाती थी हम, मेरी दादी, वो अब आज इस दुनिया में नहीं है, तो अब इनको कौन खिलाएगा। तो मेरी माँ को थोड़ी दया आई और उन्होंने ब्रेड के टुकड़े करके और उनके लिए डाले। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे उस ब्रेड के टुकड़े कर दिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी की जो आदत थी, मेरी दादी जो उनको खिलाया करती थी ब्रेड के क्रम्स, वैसे ही। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ उन्होंने फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन किसी भी पक्षी ने, किसी भी गौरैया ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कोई उनको खाने के लिए नहीं आई पास में। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। और जब हमने अपनी मेरी दादी को की जब अर्थी को जब हमने उठाया और हम ले जाने लगे तो वो चुपचाप वहाँ से शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जब स्वीपर वहाँ आई तो उसने उन ब्रेड क्रम्स को वहाँ से उठाया और उठा के आखिर में बाहर फेंक दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लेखक की दादी जी की डेथ हुई तो गौरैया जो थी वो पक्षी थे, लेकिन वो भी इस चीज़ को समझ गए कि हमें रोज़ जो फीड करने वाली जो हमारी दादी हैं वो आज चली गई हैं इस दुनिया से, और वो अपना दुख, अपना शोक प्रकट करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने उस खाने को मुंह तक नहीं लगाया, वो भी बहुत दुखी थे। तो इस चैप्टर में ये भी हमें पता चलता है कि इंसानों के साथ साथ जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी संवेदना रखते हैं, वो भी सारी भावनाएं उनके अंदर होती हैं, वो भी समझते हैं और अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। तो
आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको इसका एक्सप्लेनेशन ढंग से समझ में आया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ये कमेंट आप ज़रूर डालिएगा, और ताकि मेरे को और अच्छा मोटिवेशन मिले आप लोगों से, और मैं आपके लिए और बढ़िया मज़ेदार वीडियोज़ जो हैं आपके सिलेबस से संबंधित लेके आऊँ। And have a nice day. Thank you, and please subscribe my channel and share it more and more. Bye bye.